हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है विजन फॉर 2020 जिसे लिखा था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। इस टॉपिक में एपीजे अब्दुल कलाम भारत की 2020 तक क्या स्थिति होगी उसका विजन रखते हैं, अर्थात 2020 तक भारत कहां तक प्रगति कर पाएगा, कितना विकसित हो पाएगा, क्या कमियां हैं, क्या सुझाव हैं, ये सभी उन्होंने इसमें बताए हैं। डियर स्टूडेंट्स, एपीजे अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। वे एक ग्रेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि इसरो डीआरडीओ में कार्य किया था। वे एक एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। साथ में उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है और उन्हीं के कार्यों, प्रयासों, योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण, पद्म विभूषण और देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया था। इन सभी कार्यों के साथ साथ एपीजे अब्दुल कलाम का इंटरेक्शन लगातार बना रहा और उन्होंने कई बुक्स भी लिखी, जिनमें से ये बुक का पार्ट आपको दिया गया है विजन फॉर 2020। तो इसको हम पढ़ते हैं डिटेल में विद हिंदी ट्रांसलेशन। और डियर स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। पूरा इस टॉपिक को आप पढ़ना, काफ़ी लेंदी है, इसलिए अंत तक इसको पढ़ोगे तभी आपके समझ में आएगा। और आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि और ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो सके। इसलिए स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं टॉपिक विजन फॉर 2020 पर। व्हेन द इंडिया टुडे कॉन्क्लेव पोज्ड द क्वेश्चन, एपीजे अब्दुल कलाम लिखते हैं कि जब इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ने प्रश्न रखा। कॉन्क्लेव क्या होता है? कॉन्फ्रेंस होता है, एक सम्मेलन होता है, एक मीटिंग, सेमिनार कह सकते हैं। तो इंडिया टुडे द्वारा आयोजित एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें एक प्रश्न रखा गया, इंडिया टुमारो ग्लोबल जायंट और पिग्मी, कि कल का भारत एक वैश्विक विशालतम होगा, शक्तिशाली होगा और पिग्मी या एक छोटा देश बनकर रह जाएगा। इस विषय पर विशद चर्चा रखी गई थी। किसके द्वारा? इंडिया टुडे के द्वारा। तो उसे याद करते हुए क्या कहते हैं अब्दुल कलाम? आई रिकॉल्ड एन इवेंट, तो मुझे एक घटना याद आती है, दैट ऑकर्ड, जो घटित हुई, हैपेंड व्हाइल मीटिंग स्टूडेंट्स इन नागालैंड, नागालैंड के विद्यार्थियों से मिलते समय, ड्यूरिंग माई रिसेंट विजिट देयर, मेरी वहाँ हाल ही की यात्रा के दौरान। तो नागालैंड में मेरी विजिट हुई थी, वहाँ पर स्टूडेंट्स से मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, तो वहाँ की मुझे एक घटना याद आती है। क्या हुआ? अ क्लास 5 स्टूडेंट आस्क्ड मी, एक कक्षा 5 के विद्यार्थी ने मुझसे पूछा, I would like to live in a happy, prosperous, peaceful and safe India. मैं रहना चाहता हूँ एक खुशहाल, समृद्ध, शांतिपूर्ण और सुरक्षित भारत में। Tell me what will you do, Mr. President? तो मुझे बताओ श्रीमान राष्ट्रपति, आप क्या करेंगे? Also tell me what I should do for that. साथ ही मुझे भी बताओ कि उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। यह प्रश्न रखा गया। तो ऐसे क्वेश्चंस पर इंटरेक्शन करने से उन्हें विजन फॉर 2020 जैसा टॉपिक लिखने का विचार आया। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग माई इंटरेक्शन विद स्कूल चिल्ड्रन ऑफ 17 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज विच आई हैव विजिटेड, मैंने जिन 17 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा किया है, उनके स्कूली बच्चों के साथ मेरी बातचीत के दौरान अ सीरीज ऑफ सिमिलर क्वेश्चंस वाज रेज्ड, इसी तरह के सवालों की श्रृंखला उठाई गई थी, इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। समटाइम्स आई फील, कभी कभी मुझे लगता है, वी, हम, अ नेशन ऑफ बिलियन पीपल, अरबों की संख्या वाले राष्ट्र, थिंक लाइक ए नेशन ऑफ मिलियन पीपल, लाखों लोगों के देश की तरह सोचते हैं, अर्थात हमें विशाल रूप से सोचना चाहिए। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों है?
I consider no other nation has got a civilizational heritage. मैं मानता हूं कि भारत जैसी सभ्यतागत विरासत किसी अन्य देश को नहीं मिली है टू लिव अ नियर पीसफुल लाइफ, जो एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए है। इंडियन माइंड्स वर कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग द बेस्ट ऑफ कल्चर्स फ्रॉम सक्सेसिव इनोवेशंस। भारतीय दिमाग, भारतीय लोग लगातार आक्रमणों से सर्वोत्तम संस्कृतियों को अवशोषित करने में सक्षम थे। अर्थात हमारे यहाँ कई आक्रमण हुए जिनसे तरह तरह की संस्कृतियों का सामना हुआ, उनसे इंटरेक्शन हुआ और उनकी अच्छी बातों को हमने ग्रहण भी किया। तो इस तरह से यहाँ विविधताओं भरा माहौल रहा है। इतना विशाल देश है, हमारी बहुत अच्छी सांस्कृतिक विरासत है। Now we should not allow any religion or any individual fanaticism। अब हमें किसी भी धर्म या किसी व्यक्तिगत कट्टरता को अनुमति नहीं देनी चाहिए टू एंडेंजर आवर नेशन, अपने राष्ट्र को खतरे में डालने की। अर्थात किसी भी तरह से हमारे राष्ट्र को खतरा जो पैदा करते हैं कट्टरतावाद, वह हमें नहीं होने देना चाहिए। बिकॉज द नेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि राष्ट्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है कंपेयर टू एनी इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति की तुलना में, और पार्टी किसी दल की, और रिलीजन या धर्म की। इन सभी की तुलना में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? राष्ट्र। इसलिए किसी भी तरह की धर्मांधता या कट्टरता का हमें विरोध करना चाहिए जब राष्ट्र हित की बात आती है। इवन द रिच एंड डेवलप्ड नेशंस, यहाँ तक कि धनवान और विकसित राष्ट्र भी, इन स्पाइट ऑफ देयर वेल्थ एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, उनकी धन और सैनिक शक्ति के बावजूद, आर अफ्रेड ऑफ वर्चुअल एनिमीज, ऐसे वर्चुअल एनिमीज से डरते हैं। एंड दे लिव विद द फियर कॉम्प, इस तरह वे डर के भाव में रहते हैं। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, आर्थिक समृद्धि और सैनिक ताकत अलोन डू नॉट ब्रिंग पीस टू एनी नेशन, ये ही अकेले किसी भी राष्ट्र के लिए शांति नहीं ला सकते। एज वी सी फ्रॉम द डायनामिक्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे हम पूरे संसार में देखते हैं। पूरे संसार में हम देख सकते हैं केवल मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर से ही शांति नहीं आ सकती। शांति के लिए सांस्कृतिक और बौद्धिक संपदा की भी आवश्यकता होती है, जो कि हमारे भारत में उपलब्ध है। इन सच ए सिचुएशन, ऐसी स्थिति में इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है टू ट्रांसफॉर्म आवर रिलीजियस फोर्सेस, हमारी धार्मिक शक्ति को ट्रांसफॉर्म करना, बदलना इनटू स्पिरिचुअल फोर्सेस, आध्यात्मिक शक्तियों में। ऐसे में हमारी धार्मिक शक्तियों को आध्यात्मिक शक्तियों में बदलना भी बहुत जरूरी है। Evolution of spiritual forces in addition to economic prosperity and military strength will bring happiness, peace and prosperity। आर्थिक समृद्धि और सैन्य शक्ति के अलावा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास सुख, शांति और समृद्धि लाएगा। वी गॉट फ्रीडम इन 1947, हमें 1947 में स्वतंत्रता मिली एज ए रिजल्ट ऑफ वॉट आई कॉल द फर्स्ट विजन फॉर द नेशन। हमने देश के लिए पहला विजन देखा था, उसके परिणाम स्वरूप। दिस विजन क्रिएटेड द बेस्ट ऑफ लीडर्स इन मैनी फील्ड्स, और इस विजन ने अच्छे अच्छे लीडर्स को जन्म दिया कई क्षेत्रों में, जैसे लाइक पॉलिटिक्स, फिलोसॉफी, जुडिशियरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री, इन सभी क्षेत्रों में। तो इस दृष्टि से राजनीति, दर्शन, न्यायपालिका, विज्ञान और प्रौद्योगिकी
और उद्योग जैसे कई क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ नेताओं का निर्माण किया। Improvement took place in many aspects of life, in literacy, agricultural products, strategic areas, such in small and large scale industries. जीवन के कई पहलुओं में जैसे साक्षरता, कृषि उत्पादों, सामरिक क्षेत्रों, कुछ छोटे और बड़े उद्योगों में सुधार हुआ। Now more than 50 years have gone. अब 50 से ज़्यादा वर्ष गुजर गए हैं gone by, and we are called as one among the hundreds of developing countries. और हम सैकड़ों विकासशील राष्ट्रों में से माने जाते हैं। In a distinct way a separation from G8 countries. और G8 कंट्रीज से भी हम अभी भी सेपरेट हैं। और 50 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं और हमें सैकड़ों विकासशील देशों में से एक कहा जाता है, एक अलग तरीके से G8 देशों से अलग। तो G8 कंट्रीज हैं, ग्रुप 8, इनमें फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, रशिया जो सस्पेंडेड है, जर्मनी, जापान, इटली एंड कनाडा, ये डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप माना जाता है। इस ग्रुप में अभी भी हम नहीं हैं। वी हैव मैनी चैलेंजेस, तो ऐसा क्यों है? इसके लिए हमारे लिए कई चुनौतियां हैं। Nearly 260 million people who are below the poverty line have to join the mainstream of a good life. लगभग 260 मिलियन लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, BPL, उन्हें अच्छे जीवन की मुख्य धारा से जुड़ना है, क्योंकि जब सभी का विकास होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। 100% लिटरेसी, 100% साक्षरता, हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए स्वास्थ्य, मल्टीपल इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड अ लाइफस्टाइल विद ए वैल्यू सिस्टम हैव टू इमर्ज। विविध औद्योगिक और कृषि उत्पादकता और एक मूल्य प्रणाली वाली जीवन शैली को उभरना होगा। Hence we need the second vision for the nation to become developed. इसलिए हमें राष्ट्र के विकसित होने के लिए दूसरी परिकल्पना की आवश्यकता है। After independence, India looked forward to development through 5-year plans. स्वतंत्रता के बाद भारत पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास की आशा करता था। The Green Revolution and technological growth enabled India to prosper with self-sufficiency in food and achievements in many technological frontiers, particularly in the past 2 decades. हरित क्रांति एंड तकनीकी विकास ने भारत को विशेष रूप से पिछले 2 दशकों में कई तकनीकी सीमाओं में भोजन और उपलब्धियों में आत्मनिर्भरता के साथ समृद्ध होने में सक्षम बनाया है। अर्थात ग्रीन रेवोल्यूशन हुई है, जिससे कृषि के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ, हम आत्मनिर्भर हुए खाद्यान्न उत्पादन के लिए, एंड तकनीकी विकास हुआ है जिससे हमें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी मदद मिली है। धीरे धीरे और भी विकास होगा। अब मेजर ट्रांसफॉर्मेशन केम ड्यूरिंग द इंफॉर्मेशन एज। तो इंफॉर्मेशन एज, सूचना युग के दौरान एक बड़ा परिवर्तन आया था। व्हेन इंडिया एस्टेब्लिश्ड इट्स पोजीशन, जब भारत ने अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति स्थापित की विद इट्स स्ट्रॉन्ग कोर कॉम्पिटेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मजबूत मूल क्षमता के साथ अपनी स्थिति स्थापित की, किसमें? सूचना प्रौद्योगिकी में। टुडे इंडिया इज इन द नॉलेज इज, अब भारत ज्ञान के युग में है, सभी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। विच प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी, जो अवसर प्रदान करता है टू बिकम ए डेवलप्ड नेशन, एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए, विद ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, और जिसकी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होगी। इन द 21st सेंचुरी अ न्यू सोसाइटी इज इमर्जिंग, 21वीं शताब्दी में एक नया समाज उभर रहा है। वेयर नॉलेज इज द प्राइमरी प्रोडक्शन, जहाँ ज्ञान, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन रिसोर्स इंस्टेड ऑफ कैपिटल एंड लेबर, पूंजी और परिश्रम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राइमरी प्रोडक्शन किसका हो रहा है? नॉलेज का।
People's lives will be enriched by IT-driven knowledge products and systems, biotechnology and space technology. IT संचालित ज्ञान उत्पादों और प्रणालियों, जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से लोगों का जीवन समृद्ध होगा। बायोटेक्नोलॉजी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सभी में विकास हो रहा है। एज ए फ्यूचर रिवोल्यूशन, भविष्य की क्रांति के रूप में, इट इज़ प्रेडिक्टेड दैट, ये भविष्यवाणी की गई है कि ह्यूमैनिटी विल सी ह्यूमन हैबिटेट इन वन ऑफ द प्लैनेट्स, कि मानवता किसी एक ग्रह में मानव निवास स्थान, एंड स्पेस सोलर पावर रेडिएटिंग टू अर्थ फॉर इलेक्ट्रिक पावर, और विद्युत शक्ति के लिए पृथ्वी पर विकिरण करने वाली अंतरिक्ष सौर ऊर्जा को देखेगी। सौर ऊर्जा का भी विकास बढ़ेगा। ह्यूमन लाइफ विल बी फर्दर एक्सटेंडेड फॉर रिसर्च आउटकम्स, अनुसंधान परिणामों के लिए मानव जीवन को और बढ़ाया जाएगा। नैनो टेक्नोलॉजी विल एंटर इनटू ह्यूमन यूजेस, सूक्ष्म जो टेक्नोलॉजी है वह मानवीय यूजेस के लिए बढ़ेगी, इसका ज़्यादा विकास होगा। लाइक द कंट्रोल सिस्टम वेरियस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, जैसे कि यातायात की प्रणाली है, इसके कंट्रोल के लिए मेडिकल टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स, इसके उपकरण बनाने के, एंड एरोस्पेस सिस्टम और एरोस्पेस, इन सभी के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का भी विकास बढ़ेगा। इन मोस्ट डेवलप्ड नेशंस, बहुत से जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT सेक्टर डायरेक्टली कंट्रीब्यूट 7 to 8% टू देयर GDP, सीधे उनके सकल घरेलू उत्पाद में 7-8% का योगदान देता है। मतलब ICT का योगदान पूरे विकसित राष्ट्र में 7-8% होता है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट बाई 2010 इन दीज कंट्रीज ICT विल अकाउंट फॉर 20% ऑफ द GDP। तो इनमें, इन कंट्रीज़ में GDP का 25% इसी क्षेत्र का हो जाएगा, आइदर डायरेक्टली या तो डायरेक्टली बाय वे ऑफ सेल ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की सेल के द्वारा, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल बेचे जाते हैं या इनके सॉफ्टवेयर इनके द्वारा, और इनडायरेक्टली कहा जाए तो बाय बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ई-गवर्नेंस, कनेक्टिविटी फॉर इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्रीज एंड इवन इन डेली लाइफ फॉर इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अर्थात इसके ICT के जो यूजेज हैं उनके द्वारा भी जो अर्निंग होगी उससे 25% GDP का शेयर हो जाएगा ICT का, ऐसा अनुमान लगाया गया था। इन इंडिया ICT टुडे अकाउंट्स फॉर नियरली 2% ऑफ GDP, और भारत में ICT का GDP में कितना सा योगदान है? 2%, और विदेशों में 7-8%, जो बढ़कर 25 होने की संभावना थी। टू बी ए डेवलप्ड नेशन, विकसित राष्ट्र होने के लिए वी शुड एनहांस दिस सिग्निफिकेंटली, हमें इसे काफ़ी बढ़ाना होगा। तो इस तरह अब्दुल कलाम कहते हैं कि ICT के क्षेत्र में इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रगति करने की आवश्यकता है, ये ग्रेट चैलेंज है। Our core competencies that can be exploited in addition to what has been planned in 1998 include information security, scientific software development, and e-governance that can spearhead a strong domestic market, entertainment, education, hardware and chip design and wireless. तो क्या कहते हैं, 1998 में जो योजना बनाई गई है उसके अलावा हमारी मुख्य दक्षताओं का फ़ायदा उठाया जा सकता है, जिसमें सूचना, सुरक्षा, वैज्ञानिक सॉफ्टवेयर विकास और ई-गवर्नेंस शामिल हैं, जो एक मजबूत घरेलू बाजार, मनोरंजन, शिक्षा, हार्डवेयर और चिप डिज़ाइन और वायरलेस का नेतृत्व कर सकते हैं। चिप डिज़ाइन क्या होता है? जो कि सिम में चिप लगाई जाती है या किसी ATM कार्ड पर, इस तरह से वायरलेस का काम है जो मोबाइल में काम आ रहा है। तो ये सारा वर्क किया जा रहा है। इफ़ वी एक्सप्लॉइट दीज एरियाज ऑफ आवर कोर कॉम्पिटेंसी, यदि हमारी जो क्षमता है उसके इन एरियाज का हम एक्सप्लॉइट करते हैं,
We can create Indian MNCs and aim at a target of $150 billion by 2010. यदि हम अपनी मूल क्षमताओं के इन क्षेत्रों का फ़ायदा उठाते हैं तो हम भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां बना सकते हैं और 2010 तक $150 अरब का लक्ष्य रख सकते हैं। MNC क्या होती है? मल्टीनेशनल कंपनी। Another core competency we should develop is in biotechnology. एक अन्य मुख्य योग्यता जो हमें विकसित करनी चाहिए वह है जैव प्रौद्योगिकी में। इंडिया इज रिच इन हर्ब्स। भारत हर्ब्स जड़ी बूटियों के उत्पादन में काफ़ी रिच है। जर्म प्लाज्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जर्म प्लाज्म जीवित आनुवंशिक संसाधन हैं जैसे कि बीज या उत्तक जिन्हें जानवरों और पौधों की प्रजनन, संरक्षण और अन्य अनुसंधान उपयोगों के उद्देश्य से बनाए रखा जाता है। इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्रीज आर इंपोर्टिंग दीज बायो रिसोर्सेज इन रॉ फॉर्म्स, एडिंग वैल्यू टू them and exporting them as special seeds and biomaterials to developed countries including India. औद्योगिक रूप से विकसित देश इन जैव संसाधनों को कच्चे रूपों में आयात कर रहे हैं, उनका मूल्य जोड़ रहे हैं और उन्हें भारत सहित विकासशील देशों में विशेष बीज और जैव सामग्री के रूप में निर्यात कर रहे हैं। अर्थात जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वे इन सब का उत्पादन भी करते हैं और उसका निर्यात भी करते हैं और हम अभी इतना नहीं कर पा रहे हैं। They also own fully protected patents of these products. और विकसित राष्ट्रों ने तो ऐसी प्रोडक्ट्स का पेटेंट भी करा रखा है जिससे कि कोई अन्य उनकी परमिशन से उपयोग ना कर सके, एक्सपोर्ट ना कर सके। Instead of allowing export of such resources, ऐसे संसाधनों के निर्यात और उच्च लागत पर मूल्य वर्धित उत्पादों के आयात की अनुमति देने की बजाय, अर्थात ऐसे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने की बजाय क्या करना चाहिए? इंडिया मस्ट ऐड इट्स ओन टेक्नोलॉजी फॉर कन्वर्जन ऑफ सच रिसोर्सेज। इंडिया को अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए जिससे कि इन रिसोर्सेज को हम कन्वर्जन कर सकें टू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में फॉर यूज इन डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट एज वेल एज फॉर एक्सपोर्ट। अर्थात घरेलू आवश्यकता के साथ साथ निर्यात के लिए ऐसी संसाधनों को मूल्यवर्धित वैल्यू एडेड उत्पादों में बदलने के लिए अपनी स्वयं की तकनीक को जोड़ना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है अब्दुल कलाम कहना चाहते हैं कि विकसित राष्ट्रों में जो हर्ब्स, जर्म प्लाज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसी चीज़ों को वे प्रोसेस करते हैं और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाकर उनको एक्सपोर्ट करते हैं और कमाई करते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो पा रहा है। हम केवल इनका आयात ही कर रहे हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं हो रहा है। इसलिए हमें इनके क्षेत्र में भी विकास करना चाहिए। Of the global herbal product market of $61 billion, China has a share of around $3 billion, whereas India's share is not even $100 million. 61 अरब डॉलर के वैश्विक हर्बल उत्पाद बाजार में तो हर्बल प्रोडक्शन कितना है? 61 अरब डॉलर इतना है। इसमें चीन की हिस्सेदारी करीब $3 अरब है 61 में से, जबकि भारत की हिस्सेदारी $10 करोड़ भी नहीं है। Hence there is tremendous opportunity for a higher market share. इसलिए उच्च बाजार हिस्सेदारी के लिए जबरदस्त अवसर है, जितना चाहें उतना इसमें प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। India has similar potential for promoting floriculture and aquaculture in a big way. भारत में फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती और एक्वाकल्चर जलीय कृषि, इनको
बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की समान क्षमता है। और प्राइम मिनिस्टर इन हिज इंडिपेंडेंस डे एड्रेस फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन अगस्त 15, 2002 डिक्लेयर्ड द इंडिया वुड बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाय 2020। हमारे प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2002 को लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में घोषणा की थी कि भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। अभी तक नहीं बन पाया है, लेकिन प्रयास जारी है, क्योंकि हमें आशाएं रखना आवश्यक होता है, योजना बनाना आवश्यक होता है, तभी उनका क्रियान्वयन हो पाता है।